चलिए देखिए, कल हमने लास्ट जो था क्वेश्चन नंबर 13 पे हमने अपने मैटर को क्लोज करा था, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 हमने नहीं कर रहा था कुल मिलाकर। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से अपने शुरू करते, कर रहा था अपने घर पे 13 14 वाला कर लिया था। अच्छा 14 तुमने करा? नहीं करा अभी तुम हैं? नेट बैकलॉग जो करना पड़ा है ऐप का, वो दिया प्लान कोर्स का, वो कर रहा था, क्वेश्चन वगैरह कर रहा था। नहीं मैं समझाइए, थोड़ा समझाइए। मतलब इसका जो कोर्स इसने परचेज किया वो 8-9 तारीख से चल रहा है ना, तो वहाँ तब से तो वीडियोस आ रही है, इसने नहीं देखी तो वो कंप्लीट कर रहा है। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट देखा? नो कैसे भाई लोग जैसे की तो तू स्केड्यूल लेके तो चल रहा होगा ना, स्केड्यूल लेके तो चल रहा होगा ना कि कैसे कैसे करना है मुझे स्केड्यूल, ये 6 के 6 एक साथ? नहीं 4 एक साथ, फिर 2 एक साथ, ऐसे ही है ना साहब? 4 का तो स्केड्यूल लेके चल रहा है ना, किसको कितने समय देना है? अभी बनाऊंगा। हाँ तो बना ले उसे, नहीं तो इसमें इसका बैकलॉग हो जाएगा। अभी मेरी शुरू हुई है तगड़ी वाली है अभी मेरी शुरू हुई है पढ़ाई ज्यादा तगड़ी वाली, मतलब नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है। हाँ नॉर्मल नॉर्मल चला ले, कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ते तक चला आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भैया कि जब मेरा मॉड्यूल मिल जाए ना तब शुरू कर देना, कल मैं मॉड्यूल के लिए जाऊँगा बेसिकली ये है। तुम कल जाने वाले थे, नहीं मिला टाइम, टाइम ही नहीं मिला। कल अभिषेक ने 12 बजे छोड़ा, तुम्हें ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास मैंने फ्री करा था, है ना? और
हेलो, ठीक है। चलिए बेटा, मुझे पता नहीं कहाँ पर मेरी वॉइस स्टॉप हुई थी, तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से एक बार कंटिन्यू पढ़ देता हूँ कि हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं एक्स, उसको बनाने के लिए हमें चाहिए डी रॉ मटेरियल। एक एक्स को बनाने के 2 किलो हमें रॉ मटेरियल चाहिए। कुल मिलाकर हमारी जो सेल फोरकास्ट है वो 10,000 यूनिट की है। आने वाले साल में हम 10,000 यूनिट बेचेंगे। हमें जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली रिक्वायरमेंट डेटा दे रखा है हमें कि हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 200 किलो ज़्यादा है, 200 किलो कम है। किससे? हमारी ईओक्यू से। तो हमारे आरओक्यू और हमारे ईओक्यू दोनों अलग अलग है। मैक्सिमम कंजम्पशन 200 किलो ज़्यादा है एवरेज से, तो हमारा एवरेज में 20 किलो, सॉरी 20 किलो ऐड कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन आ जाएगा। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 1000 किलो का। टाइम रिक्वायर्ड जब भी माल मंगाएंगे सप्लायर से, तो सप्लायर कितना समय लेता है? 4 से 8 हफ्ते लेता है। इसका एवरेज करके तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। परचेज प्राइस कितना पड़ रहा है? 125 रुपये पर किलो का माल पड़ रहा है। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 900 यूनिट का ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट एक्स। बात क्लियर हो गई? यानी कि ओपनिंग स्टॉक हमें ऑलरेडी दे रखा है किसका? जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं 900 यूनिट का। चलिए जी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन कैश क्रेडिट, ये इससे आप निकालोगे अपनी कैरिंग कॉस्ट। द प्लेस एंड ऑर्डर कंपनी हैज टू इनकर 720 ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू द रॉ मटेरियल। आपको ये इन्फॉर्मेशन पूछी गई है कि भैया हमें ये तो ये निकाल के दिखा देना, बस बात खत्म। ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है बच्चे? ये वो इंटरेस्ट रेट शो कैसे निकलेगा? कैरी कॉस्ट क्या दोबारा बोल? ये इंटरेस्ट रेट क्या दे रखा है? 13.76 इसको अप्लाई करते हैं 125 के ऊपर, तो हमारी कैरी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। मतलब हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हम जो अपने पास इन्वेंट्री रखते हैं वो बेसिकली हम अपने एक तरीके से अपना पैसा नहीं होता, हमारा पास वर्किंग कैपिटल हम लेके चलते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है हमने, उसके ऊपर हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। तो हमारे पास जो इन्वेंट्री रखी हुई है वो एक उधार के पैसे की इन्वेंट्री है और उसके ऊपर हम क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। तो यानी कि अगर वो इन्वेंट्री कैरी हो रही है दैट में हमारे ऊपर क्या लग रहा है? इंटरेस्ट कैरी हो रहा है हमारा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये कहने का मतलब है। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, बहुत आसान है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिखने में थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन बड़ा सा आ जाता है, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी तुम्हें कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा, कभी भी कॉस्टिंग के क्वेश्चन को पढ़ देखकर घबराना नहीं है। ऑल्दो ये तो फिर भी फ़ॉन्ट साइज छोटा है, ठीक है ना, पेपर के अंदर तो फ़ॉन्ट साइज बड़ा होता है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँगा तो ये पूरे एक पेपर पे छप जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ICAI के अकॉर्डिंग छापने लगूँ तो ICAI कितना ले लेगी? पूरा ऑलमोस्ट 1 पेपर ले लेगी। समझ गए? तो हमें क्वेश्चन दिखने में क्या लगता है? बहुत बड़ा दिखने लगता है। क्लियर है ही नहीं है? हाँ है ना? चलिए, बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे चले। यार मेरी एक प्लानिंग है, तुम मुझे बताना वो सही है गलत है। मेरा मन है कि मैं कंपाइलेशन निकालूँ, उस कंपाइलेशन को मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे कंपाइलेशन बनानी है बेसिक, और मेहनत कुछ नहीं है उसके अंदर। मैं तुम्हें सच बता के चलूँ, मेहनत शायद ही आधे घंटे 1 घंटे की होगी। वो मेहनत खैर बच्चा खुद भी कर सकता है, बट मेरा मन है कि मैं खुद से करके दे दूँ कि लास्ट जितने RTP पे निकाल सकता हूँ लास्ट 20 ईयर के, बेसिकली 20 अटैम्प्ट के RTP की कंपाइलेशन निकालने का मेरा मन है। RTP के अंदर आपको पता ही है कि जो होता है ना, एक तरीके से चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, एक ऐसा होता ही नहीं होता है। तो मेरा मन ये है कि एक कंपाइलेशन निकाली जाए 10 या 20 अटैम्प्ट की, बेसिकली बहुत होते हैं ये, है ना? इसे है पुराने जितने भी मिल जाए। हाँ, और कॉस्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन कंपाइलेशन जब मिलती है ना हमें तो वो बड़ी सटीक होती है एक्चुअल में। मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? वो बड़ी सही होती है। आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और अगर एक बार हमारा वो हो जाएगा तो हमारी कॉस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मेरे समझ में आई नहीं आई? तो ये सही है गलत है? अगर मैं थोड़ी सी अगर ऐसी मेहनत कर लूँ, आप मतलब कि एक कंपाइलेशन निकाली जाए, उस पर डाउनलोड किया जाए, उसे कंपाइल करके एक PDF बना के और उसे प्रिंट करके आपको दे दिया जाए, बेसिकली मतलब आपकी मेहनत प्रैक्टिस के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और मेन बात है कि एक तरीके से सीधा हमें इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन बैंक हमारे पास है। समझ रहे हो ना? मतलब एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन भी, दैट मीन इंस्टीट्यूट का माइंड हमारे पास है। ऐसे तो कोस्टिंग की बुकें बहुत हैं, क्वेश्चन बैंक बहुत है, लेकिन हमें वो क्वेश्चन बैंक किसी काम का नहीं है। आप समझ पा रहे हो ना? हमें तो वो देख रहे हैं ना कि हमारा इंस्टीट्यूट किस तरीके से सोचता है, वो हमें किस तरीके के क्वेश्चन देगा। सही बात ये नहीं है? हमें वहाँ दिमाग लगाना है। समझ गए? तो ये मेहनत करते हैं, ठीक है? चलो,
हाँ जी, तो मैं कहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करने वाले थे हम। तो देखो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना हमसे पूछा जा रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी पूछी जा रही है। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी ROQ। ठीक है, अब क्वेश्चन में ना एक पॉइंट दे रखा था कि जो हमारा ROQ है वो हमारे EOQ से क्या है, 200 कम है। यानी कि अगर मान के चलो अगर मेरे पास EOQ आ जाए और उसमें से मैं क्या लेस कर दूँ, 200 माइनस कर दूँ, तो मेरा ROQ आ जाएगा। तो यानी कि अब तुम्हें पता है मुझे क्या निकालना है, EOQ। यानी कि मेरी अगली मेहनत आ जाती है कि मुझे EOQ फाइंड करना है। चलो कोई बात नहीं, EOQ देखते हैं हम। अब EOQ कैसे निकालेंगे बताइए। EOQ का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, √2a डिवाइडेड बाय C। बोलो हाँ या ना। मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना, 2 मुझे भी A के बारे में नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे O तो पता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे दे रही है 720, मुझे याद भी है, देखो ये रहा 720 दे रही है ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ यार, अरे बच्चे बताओ ना 720। अच्छा कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 125 का कितना, 13.76%। तो यहाँ मैं लिख दूँ बेटा डिवाइडेड बाय 125 का 13.76% लिख दूँ मेरे बच्चे। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें हरित मेरे पास क्या नहीं है सर, मेरे पास ए नहीं है, तो मुझे एनुअल रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है। हाँ या ना। अब बता एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे पता लगेगी मुझे कि भाई मैं आने वाले साल में कितना माल बेचूंगा, 10,000 यूनिट बेचूंगा। हाँ या ना। और देखो सुनो मेरी बात, और देखा जाए तो मेरे पास 900 यूनिट ऑलरेडी हैं। तो इधर देखो मेरे बेटा जी, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आप ऐसे डाल देना कैलकुलेशन ऑफ, ये इसके नीचे चलेगा, मैं तो अपना स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, समझ गए ना मेरी बातों का। आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट, है ना। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना कि भैया मैं तो ए फाइंड कर रहा हूँ। मेरे पास समझ में आगे नहीं आ गई, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब बताओ क्या मुझे पता है। यहाँ लिखेंगे सेल फोरकास्ट। हाँ ये ना, मैंने कितनी सेल करनी है, सेल फोरकास्ट 10,000 यूनिट मुझे बेचनी है आने वाले टाइम में, माइनस लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक। भैया मेरे पास पहले से ओपनिंग माल कितना है, 900 यूनिट मेरे पास ऑलरेडी है। तो भैया मुझे यानी कि प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी, 9,100 यूनिट की प्रोडक्शन मुझे करनी पड़ेगी। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। हाँ यार, अब लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। भैया प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है ना, ये मुझे प्रोडक्शन करना है, ये मेरी प्रोडक्शन निकल गई, ठीक है। मुझे प्रोडक्शन करने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए भैया, 9,100 यूनिट बनानी है, एक यूनिट में 2 किलो माल लगेगा। तो यानी कि मुझे कितना चाहिए, 18,200 किलो माल मुझे चाहिए। और क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है, मेरे पास ऑलरेडी पहले से कितना माल है, 1000 किलो मेरे पास पहले से माल है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से लेस कर दूँ, लेस ये लिख दूंगा ओपनिंग स्टॉक, क्या लिख दूंगा, ओपनिंग स्टॉक। मेरे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक है, मतलब पहले से मेरे पास रॉ मटेरियल है, कितना अवेलेबल है, 1,000 किलो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। तो यानी कि कितना हो गया, 17,200 किलो हो गया। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर नहीं है। यानी कि मुझे जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ माई एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, आगे नहीं आगे मेरे बेटा, ये मुझे चाहिए। तो इसे उठा के बेटा मैं यहाँ पर रख दूंगा 17,200 को। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बोलो हाँ ये ना। चलिए इसे सॉल्व करना जरा, हरित कितना निकलेगा, 1200। क्या बात है, हरित ने बोला सर ये 1200 किलो निकल गया, ये EOQ आ गया। अब मैं अगर यहाँ पर पुट कर दूँ कितना, 1200, 2 मिनट को, मैंने स्पेस नहीं बनाया, मुझे स्पेस बनाना था यहाँ पर। हाँ जी, अब मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ कितना, 1200 माइनस 200, तो बताओ हरित मेरा EOQ कितना, सॉरी ROQ कितना आ गया, 1,000 किलो। यानी कि EOQ कहता है कि 1200 करके माल मंगाओ। बेटा एक काम कर दो, सुनो एक काम कर दो, ये पीछे वाली लाइट बंद करो, रिफ्लेक्शन आ रहा है, पीछे वाली लाइट बंद करो, पीछे दे। ओ माय गॉड, बस हाथ दे दे, अब हाथ से हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ बस बहुत है, ठीक है। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर है मेरी बात, है ना, क्लियर है। अबे
चलो ये वाली बात क्लियर हो गई, ये पूछा गया था हमसे, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे आगे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि भैया क्या निकाल दो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल दो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता है ना भैया, कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा? नंबर 2, चलो कौन बताने वाले हैं बोलो। क्या पूछा गया मतलब मैक्सिमम स्टॉक लेवल ना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बोलो क्या है, रीऑर्डर लेवल ROL, रीऑर्डर लेवल ROL प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ROQ है ना, माइनस मिनिमम, ठीक है जी। इसका मतलब मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ROP भी लिख सकते हो, रीऑर्डर पीरियड। कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ ये ना, चलो जी। मैं समझता हूँ रीऑर्डर लेवल शायद क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओ माय गॉड, यानी कि मुझे रीऑर्डर लेवल भी निकालना पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल। चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है ना। और लेकिन हमने ROL निकाल लिया था, मिनिमम कंजम्पशन नहीं पता, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड पता है। चलो यानी कि यहाँ पर हमारे 2 वर्किंग नोट बनके तैयार हो जाएंगे हमारे, क्या बनके तैयार हो जाएंगे हमारे 2 वर्किंग नोट। यानी कि हमें क्या निकालना है, एक तो ROL निकालना है और एक हमें निकालना है मिनिमम कंजम्पशन निकालनी है। क्लियर है नहीं है? चलो अब निकालते हैं ROL, ठीक है। हमने निकालना है ROL, सही बात ही नहीं है। चलो ROL, ठीक है। इधर मैंने स्पेस छोड़ दिया, रीऑर्डर लेवल। अब देखो मुझे बताओ जल्दी फटाफट से, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट से। मैक्सिमम, यानी कि फॉर्मूला होता है हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बे बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? चलो मुझे जितना हरित याद आ रहा है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 8 था, ऐसा था या नहीं था, है ना। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना था मेरे बच्चे, 8 था, ये मुझे याद आ रहा है, ऐसा ही था, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम कंजम्पशन। मुझे कुछ और याद भी आ रहा है, इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी भी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कितनी है, 20 kg ज़्यादा है किससे, एवरेज कंजम्पशन से। सही बात ही नहीं है, क्लियर ही नहीं, 20 kg ज़्यादा है, यानी कि मैं कितना निकाल सकता हूँ, एवरेज कंजम्पशन पर डे निकाल सकता हूँ मैं आराम से। और यहाँ पे शायद इन्होंने कुछ और भी दे रखा है, क्या लिखा है, टेक 364 डेज फॉर अ ईयर। क्लियर ही नहीं है, एक दिन में 364 दिन होते हैं, ये मान के चलना, एक महीने में। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अच्छा एक बात और बताना, मुझे बताना आने वाले सालों में मेरी कंजम्पशन कितनी है, कंजम्पशन रॉ मटेरियल कंजम्पशन बताओ। 17,200 नहीं, वो डिमांड है नारायण को, कंजम्पशन तुम्हारी ये है, तो फिर कंजम्पशन तो 20,000 की हुई ना, समझ गए? नहीं 900 का तो 18 का तो नहीं आने ये तो तुम पे था ना, तुम्हें तो इतना माल बनाना है ना, ये तो पहले हो चुका कंजम्पशन, तुम्हारे आने वाले साल में कंजम्पशन 18,200 की है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो क्या मैं हरित ऐसे कह सकता हूँ मेरे बेटा कि 18,200 की मेरी कंजम्पशन है आने वाले 364 दिनों में, आने वाले 364 दिनों में। बोलो हाँ या ना, एक बार ये डिवाइड करना कितना आएगा, बताओ मुझे फटाफट से। 50, यानी कि क्या ये मेरी एवरेज कंजम्पशन नहीं आ जाएगी? एवरेज कंजम्पशन का मतलब क्या है, पर डे की एवरेज कंजम्पशन कितनी आने वाली है भाई, साल भर में मैं इतना कंज्यूम करूँगा और एक साल भर में दिन इतना है, तो एक दिन कंजम्पशन आ जाएगी। और मुझे बताओ अगर मैं इसके अंदर 20 ऐड कर दूँगा तो मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ये क्वेश्चन ने यही बोला था कि भाई मैक्सिमम कंजम्पशन तुम्हारी 20 ज़्यादा एवरेज से, और तुम्हारी एवरेज कितनी है 50, बोलो हाँ ये ना, प्लस 20, तो तुम्हारी मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी आ गई हरित, 70 × 8, तो यानी कि आपका रीऑर्डर लेवल कितना आ जाएगा, 560 किलो। आया समझ में नहीं आया? बच्चे बोल दो हाँ ये ना। अरे वाह मज़ा आ गया, हमें ROL मिल गया 560, और हमने ROQ कितना निकाला था 1000, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अच्छा मुझे जितना याद आ रहा है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना था, 4, बस मुझे मिनिमम कंजम्पशन निकालना है और बड़ा आसान है। हाँ वही एवरेज आ जाएगा हमारा। इसे मैं काम करता हूँ यहीं पर सॉल्व करके दिखा दूंगा, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, समझ गए? चलो इसे उठा के यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम अपना। चलो इधर देखो, अब आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब एवरेज तो शायद आपने निकाल दी ना 50, एवरेज कंजम्पशन 50 निकाली नहीं निकाली? बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू मैक्सिमम कितनी निकाली? 70। मिनिमम तुम्हें पता नहीं है भैया, वही तो निकालनी है, डिवाइडेड बाय 20। क्या मिनिमम नहीं आ जाएगी? अरे बड़ा आसान है। कितना? 50 मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये 2 और माइनस में हो जाएगा 70। कितना आ गया हरित? बताओ ना। 30। ये तुम्हारी क्या आ गई? ये मिनिमम कंजम्पशन निकल के बाहर आ गई। क्या लिख दूँ? 30। अब क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? बोलो। 1440 किलो आया? समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? हाँ, आगे बढ़े? बढ़िया। चलो जी, अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? अब हमसे मिनिमम स्टॉक लेवल पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नंबर 3rd पॉइंट, मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या लिखा है? मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या लिखा है? रीऑर्डर लेवल, ROL माइनस नॉर्मल का मतलब क्या होता है? एवरेज। तो नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। चलो जी बताइए फटाफट। ROL कितना निकाला था अभी हमने? 560। ये निकाला था ना मेरे बेटा। चलो एवरेज कंजम्पशन कितनी थी हमारी? 50। और एवरेज टाइम निकाला था हमने 6। याद है? दे नहीं रखा, हमने निकाला था। ये रहा 6। 4 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? चलो तो बताओ कितना आ जाएगा मेरे बेटा ये मिनिमम? है 260 किलो। ये हमारा आ गया मेरे बेटा क्या? मिनिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, अब हमसे 4th पॉइंट लास्ट क्या पूछा गया है? लास्ट पॉइंट क्या पूछा गया है? ठीक है, लास्ट पॉइंट मुझे कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग द EOQ। ये कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि ये EOQ पे तो काम कर नहीं रहे, ये तो ROQ पे काम कर रहे हैं। इनका EOQ कितना था? 1200 किलो था। और ROQ कितना था? इनका 1000 किलो था। अब क्योंकि EOQ पे काम नहीं कर रहे, कह रहे EOQ पे काम ना करने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है ये बता दूँ। तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब या तो कॉस्ट कम हो रही होगी या कॉस्ट ज़्यादा हो रही होगी। कॉस्ट ज़्यादा हो रही होगी तो प्रॉफिट कम आएगा, कॉस्ट कम हो रही होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। हमें वही बताना है। तो यहाँ पे ना अब देखो इस टाइप, देखो ये तो फॉर्मूला बेस्ड था सारा का सारा। तो यहाँ पे तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना, आंसर निकाला अब तक। बट ये क्या है? दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्मेट। क्लियर नहीं है? अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। अच्छा, यानी कि मुझे 2 चीज़ों को कंपेयर करना है, तभी तो बोला कि ROQ EOQ भाई। ROQ कंपेयर करना है और EOQ, यानी कि ROQ पे क्या कॉस्ट आ रही है और EOQ पे क्या कॉस्ट आ रही है, और फिर इन कॉस्टों में अंतर कितना आ रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है या घट रही है, मुझे ये देखना है। सही बात ही नहीं है? तो जैसे हमें पता लगता है ना कि यहाँ कंपेरिजन है, कंपेरिजन में तुरंत क्या बना डालो? टेबुलर फॉर्म में आ जाओ। क्लियर ही नहीं है? इतना सा काम करना है तुम्हें। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं अगेन बोलूँगा कि ये हम कह रहे हैं कि टेबुलर फॉर्मेट में आ जाओ। क्लियर नहीं है? लेकिन तुम्हें अलग अलग किताबों में, इवन इंस्टीट्यूट के अलग अलग सोल्यूशन भी देखने को मिल सकते हैं। सेम क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट के अलग अलग सोल्यूशन भी होते हैं। कई इंस्टीट्यूट क्या बना देता है? टेबुलर फॉर्मेट। और कई इंस्टीट्यूट क्या बना देता है? सिंपल तरीका। ROQ अलग कर देगा, EOQ अलग कर देगा, फिर कंपेरिजन कर देगा। समझ गए? लेकिन तुम एक जगह रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। और मैंने क्या बोला? कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता कॉस्टिंग के अंदर। बहुत कम चैप्टर है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं इसके। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई बस में नहीं आई? चलिए तो यहाँ लिखेंगे, आप आराम से ये सोचो तुम करने क्या वाले हो, और जो करने वाले उसके अकॉर्डिंग क्या नाम दे दो, उस स्टेटमेंट को नाम दे दो। बात क्लियर हो गई? क्या बोलोगे? स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, क्योंकि तुम तो रेलिवेंट कॉस्ट निकालोगे ना एक तरीके से। बोलो हाँ या ना? तुम तो रेलिवेंट कॉस्ट निकालोगे। रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ठीक है ना? तो तुम्हारा बताइए, यहाँ लिखोगे ROQ और यहाँ लिखोगे EOQ। ठीक है ना? यहाँ भी लिखोगे ऑर्डर साइज। बताओ यहाँ पे कितना था? 1000, और वहाँ पे कितना है मेरे बेटा? 1200।
ठीक है ना। तो बताइए अब यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे तुम हिंट में क्या लिख सकते हो, छोटा सा फॉर्मूला, तुम्हारी एनुअल डिमांड कितनी थी, 17,200 की थी, है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिख देना ऑर्डर साइज, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। समझ गए, ये हिंट दे दिया तुमने। इनकी 17,200 डिवाइड बाय 1,000 करो फटाफट से, 17,200 ये आ गया तुम्हारा 7.2, ठीक है ना। बट लेकिन देखो कल वाली बातों को फिर ध्यान रखना, कल वाली बातों को फिर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि 7.2 ऑर्डर नहीं होते, या तो 17 होगा या 18 होगा, और 2 है तो पूरा राउंड ऑफ करो, कितना लिख देंगे, और 18 ऑर्डर, यहाँ पे हमें 18 ही ऑर्डर देने पड़ेंगे, ठीक है ना। नहीं बेटा यहाँ पे राउंड ऑफ वैसा ही होगा ना, अगर तुम 17 ऑर्डर करोगे तो क्वांटिटी कम ऑर्डर नहीं हो जाएगी टेक्निकली, फिर तो तुम 17,000 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो ना, तो 200 क्वांटिटी कैसे आएगी, वो तुम्हारा 18 ऑर्डर में ही जाएगी। आया से नहीं आया। तो यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद कुछ आ जाता है तो कंप्लीट बनाना है आपको। यहाँ पे पॉइंट के बाद ये नहीं देखना कि पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, वो मैथ में होता था। यहाँ पे क्या करना है, 17.2 का मतलब 18 ही होगा, 17.1 का मतलब भी 18 ही होगा, 17 का मतलब भी 17 है यहाँ। समझे ना मेरी बातें, क्यों नहीं समझ पा रहे हो ना मेरी बातें, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना। अब फिर मैं यहाँ पर एक बात और तुम्हें जजमेंट देता हूँ, इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस में, इवन बुक के सॉल्यूशन में, जो मैंने तुम बुक दूंगा उसके सॉल्यूशंस में भी तुमको कई सॉल्यूशन ऐसे मिलेंगे जैसे 7.2 से भी फॉर्मूला कल देखा था हमने, जहाँ पे तुम्हें 7.2 से भी सॉल्व करके दिखा रखा होगा, और कई जगह राउंड ऑफ करके भी दिखा रखा होगा। आप एक तरफ एक नियम फॉलो करना कि भैया मुझे राउंड ऑफ करना है, क्योंकि 7.2 कोई ऑर्डर नहीं होता, मेरी कॉल 18 ऑर्डर की आएगी। आया समझ में नहीं आया। यहाँ पे कितने ऑर्डर जाने वाले बेटा, 17,200 डिवाइड बाय 1200 करो, 14.3 है 14.3 या 15। 14.3 आ रहा है अभी हमें, यहाँ पे राउंड ऑफ आ रहा है। अच्छा तो यहाँ पे भी 14 पॉइंट कितना आ रहा है, 3, 14.3 आ रहा है, या फिर हम इसे क्या लिख देंगे यहाँ पर 15। भैया हमें यहाँ पे 15 ऑर्डर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है, मेरे पास समझ में आई नहीं आई। चलिए जी, तो मेरे बच्चों यहाँ पे निकाल दो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि ऑर्डर कितने का था, 720 रुपये का पर ऑर्डर है, 720 इंटू 18 करो, 720 इंटू 15 करो, है 12,960 ये वाला आ गया, और ये 10,800 आ गया, सही बात है, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे सीधा लिख दो कैरिंग कॉस्ट, क्या लिख दो, कैरिंग कॉस्ट, और तुम यहाँ पर अपने हिंट में लिख सकते हो अगेन फॉर्मूला, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, बोलो हाँ ये ना। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या था, 125 का 6%, कितना आ रहा है, 17.2 तो मल्टीप्लाई करके बताओगे डायरेक्ट आंसर, समझ में आ रहा है। 1,000 का आधा करो 8600 आ रहा है आरओक्यू पे, थोड़े से छोटा करके देख लें, लो जी मैं अब ये कर दे रहा हूँ, कई बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जी 1,000 का आधा कर दो और इंटू 125 का 13.76%, कितना 17.2 आ रहा है ये 17.2 है। ऐसे यहाँ पे क्या करोगे, 1200 का आधा कर दो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 17.2, बोलो बेटा कितना आएगा, 86 8600 10 320 आ। अच्छा अब देखो टेक्निकली तुम समझ लोगे मेरी बातों को, समझाने क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे तुमने राउंड ऑफ करा था, इससे तुम्हारी कॉस्ट सेम नहीं आ रही, नहीं तुमने एक बात पढ़ी थी ईओक्यू पे दोनों कॉस्ट क्या होती है, सेम होती है, बात क्लियर होगी नहीं होगी, ठीक है। अब जरा इसे टोटल करना मेरे बच्चों, इसको करो इसको करो, पहला 21,560 21,560, चलो ये बताना 21,120, ठीक है जी। अगर तुम देखो, अगर मैं ईओक्यू पे काम करूँगा तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है 21,120, और अगर मैं आरओक्यू पे काम करूँगा तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है 21,560। तो कॉस्ट मेरी बढ़ रही, मतलब अगर मैं आरओक्यू पे काम करूँ तो मेरी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा कम है, ज़्यादा, कितनी ज़्यादा है, डिफरेंस देखो दोनों में, हेलो 440, तो तुम क्या बोलोगे, ठीक है ना, मतलब कॉस्ट ज़्यादा है तुम्हारी घाटा हो रहा है,
तो प्रॉफिट में इम्पैक्ट क्या आ रहा है हमारा, 440 प्रॉफिट कम आ रहा है। क्लियर है? क्या लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे वी लॉस प्रॉफिट बाय ₹440 by working on बाय वर्किंग ऑन ROQ या बाय नॉट वर्किंग ऑन EOQ, कुछ भी कह दो। समझ गया ना? आया समझ में नहीं आया कि हमारे प्रॉफिट 400 से कम आ रहा है? क्लियर नहीं है, क्योंकि कॉस्ट हमारी बढ़ रही है। आया? ठीक है, इतना सा जजमेंट दे देना, बात खत्म। कोई दिक्कत? खत्म क्वेश्चन हमारा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तूने कर लिया था? चलो, इसे वैसे है तो आसानी है, ठीक है ना, फिर भी एक चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ना इसमें सिर्फ एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। तुम तो फिर भी मैथमेटिक्स के बच्चे हो, ठीक है, जो नॉन मैथ के बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ने वाले, 100 करोड़ बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं, इतनी तो पॉपुलेशन भी नहीं है, ठीक है, ठीक। चलो, सिर्फ उनके लिए एक बात मैं बोल देता हूँ, ठीक है। कई बार यहाँ पे दिमाग लगा नहीं पाते, आप तो दिमाग लगा लोगे क्योंकि आपको तो गणित में दिमाग चलता है, ठीक है ना। फिर भी एक बात बोल दूंगा यहाँ पर, देखो, फॉलोइंग डिटेल आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। आपको रीऑर्डर लेवल दे दिया, आपको EOQ दे दिया, ROL दे दिया, EOQ दे दिया, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल दे दिया, एवरेज लीड टाइम दे दिया। अच्छा, और होना भी नहीं चाहिए। आप मैक्सिमम मिनिमम के अकॉर्डिंग देखो ना, बीच में आना चाहिए, सही बात है। तो फिर वो 1 0 कम प्रिंट हुआ होगा, लगा दो। चलो ऐसे ही लगा दो ना, बीच में घुसा दो। हाँ हाँ सही बात है। चलो पहले तो मैं ये चीज़ सही कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में ये 1,60,000 यूनिट है, इसे हम करेक्ट कर लेंगे। ये मिस प्रिंटिंग का सवाल हो गया एक तरीके से, समझ गया। चलो, अब यहाँ पर पता क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम 4 डेज है। मतलब एक तरीके मिनिमम लीड टाइम और मैक्सिमम लीड टाइम में कितना अंतर आ रहा है, 4 दिन का अंतर आ रहा है। क्लियर है ये नहीं है? चलो, अब देखो, मैथमेटिकली सोचोगे तो मतलब कुछ बच्चे सोच पाते, कुछ नहीं सोच पाएंगे, बट हमें पता है कि हम एवरेज लीड टाइम कैसे निकालते हैं। मेरे बेटा बस इतना बता दो, मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम प्लस मैक्सिमम टाइम डिवाइडेड बाय 2। सही बात है। अच्छा, मुझे शायद एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है एवरेज, 6। मुझे एवरेज दे रखा है 6। क्लियर है ये नहीं है? बोलो हाँ ये ना। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और बता रखी है कि मैक्सिमम में और मिनिमम में अंतर कितना है, 4 दिन का। तो यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लीड टाइम, LT लिख दिया मैंने, मैक्सिमम लीड टाइम माइनस मिनिमम लीड टाइम इज इक्वल टू 4। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? तो यानी कि क्या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, मैक्सिमम लीड टाइम इज इक्वल टू 4 प्लस मिनिमम लीड टाइम। ऐसा कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? अरे कह सकते हैं। बस बात खत्म हो गई बेटे, यहीं पर ही मुझे समझा दें, बात ही खत्म हो गई हमारी। तो बताइए, मिनिमम, एक काम करते हैं, मिनिमम लीड टाइम LT है प्लस, क्या मैं मैक्सिमम की जगह ये पुट कर दूं? तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2। 2 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छिक्के 12। बोलो हाँ ये ना। ये कितना हो जाएगा, 2 मिनिमम लीड टाइम, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस 4, 4 माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे, ये 8। तो सीधा लिख दूँ, मिनिमम लीड टाइम इज इक्वल टू 12 माइनस 4, ये माइनस में जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो कितना आएगा निकल के, 4। तो यानी कि मिनिमम लीड टाइम मेरा कितना आ गया, 4, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना होगा, मैक्सिमम लीड टाइम मिनिमम लीड टाइम प्लस 4, यानी कि 4 प्लस मिनिमम लीड टाइम कितना है, 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। और इनके एवरेज करोगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है। अब देखो मैथमेटिकली जैसे लास्ट टाइम जो दिमाग लगाया था किसने, हर ने दिमाग लगा लिया था।
अब वो दिमाग तो हर कोई नहीं लगा पाएगा ना, तो ये आसान तरीका है करने का, समझ गए। उन्होंने तो भैया अपनी कैलकुलेशन करी, वो बता दिया भाई 4 और 8 ही होगा, बात खत्म हो गई। आया समझ में नहीं आया? लेकिन हमसे पूछा क्या गया है मेरे बेटा जी, मिनिमम कंजम्पशन पर डे और मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे पूछी गई है। तो अब इसमें तुम्हें दिमाग बिल्कुल भी लगाना, बड़ा आसान है निकालने के लिए। आप मुझे बताओ मिनिमम कंजम्पशन किस फॉर्मूले में आती है? मैक्सिमम के फॉर्मूले में आती है, मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूले में आती है नहीं आती है? हमें सिर्फ वो फॉर्मूला लगाना है, आपने आप आंसर आएगा हमारा, समझ गए। देखो दिमाग लगाना। अब मुझे बताओ हम पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल दे रहे हैं, इसका फॉर्मूला लगाना यार क्या लगता है? रीऑर्डर लेवल है हमारे पास, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, और रीऑर्डर क्वांटिटी होगी होगी, ये मानना पड़ेगा हमें, वो है हमारे पास, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम तो हमने निकाल लिया 4, मिनिमम कंजम्पशन हमें पता नहीं है, और लेवल हमें पता है, तो वो निकल जाएगा हमारा फॉर्मूला। एक मिसिंग फिगर आएगी मिनिमम कंजम्पशन हमारा, ये समझ। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे बताओ, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लगा दो। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम है ही ना, रीऑर्डर लेवल पता है, मैक्सिमम कंजम्पशन निकालनी है, मैक्सिमम लीड वो बताइए हमें, लीड टाइम। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म। मुझे लग रहा है मैक्सिमम, इसका तो फॉर्मूला कहीं यूज़ नहीं हुआ शायद, इसका सॉरी मिनिमम का तो कहीं यूज़ नहीं हुआ ना, मिनिमम का नहीं हुआ, तो ये इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी दे रखी है। करेंगे इसे सॉल्व। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें। मैक्सिमम कंजम्पशन निकालने के लिए ROL रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लगा देना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिवन है। और मिनिमम कंजम्पशन निकालने के लिए किसका? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला लगा देना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बेटा तुम तो कर लोगे, मैं ये देख रहा हूँ कैमरे में जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो कैसे करेंगे, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, इतने करोड़ों लोग मुझे देख रहे हैं, बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं, चलो आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ज़्यादा आसान है, मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ लेकिन है बड़ा आसान। देखो अभी जैसे तुमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, बिल्कुल ये भी वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो देखते हैं बेटा, आ जाओ। यहाँ लिखा है रीऑर्डर क्वांटिटी आपको दे रखी है, ये ROQ दे रखा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए ना डेटा थोड़ा आसानी से लिखता हूँ। आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है, ROQ दे रखा है। बेटा कितना दे रखा है, जल्दी बोलो फटाफट से। ये 5000 किलो दे दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको मैक्सिमम लेवल दे रखा है। अच्छा उइमा क्या हो गया, बाली उम्र में प्यार हो गया। चलो जी, हाँ जी, आपको मिनिमम यूसेज दे रखी है, तो यूसेज का मतलब कंजम्पशन ही होता है, ठीक है ना। आगे चलते, कितना दे रखा है बेटा? ये ध्यान रखना है तुम्हें, क्या लिखा है? 50 किलो पर घंटा दे रखा है भैया, पर घंटा, पर आर की कंजम्पशन है ये, समझ गए। चलो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 डेज, ठीक है ना। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितने दिन का है? 4 डेज, ये मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है। चलो जी आगे चलते हैं। डेली वर्किंग आवर इन अ फैक्ट्री, ठीक है ना। तो डेली वर्किंग आवर कितने घंटे काम होता है फैक्ट्री में? 8 घंटे काम होता है बबुआ। कितने घंटे काम होता है बच्चे? 8 घंटे काम होता है बच्चे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इधर देख लो, यहाँ पे तुम्हें मिनिमम कंजम्पशन दिन की चाहिए होगी। देखो लीड टाइम किसका है? तुम्हारे डेज में है ना, तो तुम्हें मिनिमम यूसेज भी डेज में चाहिए। तो एक दिन में कितने घंटे काम होता है? 8 घंटे काम होता है। तो यानी कि 1 घंटे में हम 50 किलो यूज़ करते हैं, तो 8 घंटे में कितना यूज़ करेंगे? बोलो 400। ये हमारा कंजम्पशन हो गई पर डे की। क्लियर है ना? हमें फॉर्मूले में ये यूज़ करना है। मेरे पास समझ में आ गई नहीं आ गई? चलो जी, हमसे पूछा क्या गया है? ROL पूछा गया। क्या पूछा गया है? ROL, ठीक है। अब देखो, अप्लाई मैक्सिमम स्टॉक लेवल
फार्मूला। अरे बच्चे मैक्सिमम स्टॉक लेवल फार्मूला बताओ, मैक्सिमम स्टॉक लेवल फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ हाँ बोलो ना, ROL प्लस ये मैक्सिमम का है, चलो ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैक्सिमम तुम्हें दे रखा है स्टॉक लेवल 8000, ROL यू हैव टू फाइंड आउट, पूछा गया है तुमसे, ROQ दे रखी है, मिनिमम कंजम्पशन ये रही, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ये रहा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये है बेटा, क्लियर है। बस फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर बाहर निकालो। अरे बच्चे क्लियर है, ये तुम फाइंड कर लोगे वाला फॉर्मूला लगा के, क्लियर है, ठीक है बच्चों, कर लोगे ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन थे, इतने गंदे गंदे क्वेश्चन है, तुच्छे तुच्छे से क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 16, अरे है ये क्वेश्चन अगर मैं करा दूँ ना तो मेरी तो इज्जत ही नीलामी हो रही है, समझ गए बात क्लियर होगी। इतना गंदा क्वेश्चन है, इतना गंदा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से कर लोगे तुम इसे। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 चलो, हाँ 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 क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं बच्चे, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को देख के ना कई बार हम घबरा जाएंगे, हमसे पूछा गया भाई स्टॉक लेवल वगैरह, लेकिन फिर भी मन में पता नहीं क्यों घबराहट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है मेरे बेटे जी। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, क्या लिखा है, अ कंपनी यूजेस 3 रॉ मटेरियल ABC। कितने रॉ मटेरियल है हमारे पास, अब 3 रॉ मटेरियल है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो ऑब्वियस बात है, जितने रॉ मटेरियल बढ़ जाते हैं ना तो हर रॉ मटेरियल का अलग क्या होगा, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, EOQ सबका अलग अलग होगा, समझ गया ना। चलो जी, तो फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच द फॉलोइंग डेटा अप्लाई। अब देखो हेलो हेलो, और ये दूसरे की जगह हो गया, लंच कर ले वो ईगो का। ये पूछा अभी तवज्जो मत दे उन्हें, बात क्लियर हो गई। तो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं कुल मिलाकर, ये वाली
कि हमने इनको कंजम्पशन मानना शुरू कर दिया। ये कंजम्पशन नहीं है, ये प्रोडक्शन है। इन प्रोडक्शन की कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे ना पर यूनिट से, तो मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन और एवरेज कंजम्पशन के बारे में पता लग जाएगा। बारिश का मौसम हो रहा है क्या? ठीक है, हो जाए थोड़ा बहुत पानी वानी भरे, मज़ा आ जाए, ठीक है ना। क्लियर ही नहीं है। मैं चाहता हूँ किसी दिन बच्चे बोर्ड से आए मेरे पास पढ़ने, हालांकि पढ़ाएंगे ही नहीं। बच्चे नहीं अभी प्रोग्राम हो सकता है। इतना पढ़ने का लेवल किसी में नहीं है। चलो और ऑनलाइन के ज़माने में तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, ठीक है ना। अब मिनिमम स्टॉक सुनो, मिनिमम स्टॉक का मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, ठीक है ना। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। क्लियर ही नहीं है, तो तुम्हें वही फॉर्मूले लगाने हैं और आराम से फाइंड कर लेना है। फॉर्मूले चलेंगे, सिंपल फॉर्मूले चल रहे हैं और हर एक फॉर्मूले का डेटा तुम यहाँ पे गिवन है। करके देखें एक बार, कर ले, ठीक है। आज लग रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारी ज़्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि माइक हमारा साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। कर लेते हैं हम यहाँ पे। टाइम दे दो 10 मिनट का। हाँ एक काम करो, चलो मैं अपनी आवाज़ को म्यूट करता हूँ, मैं गूंगा होता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप इसे आप इसे ट्राई करो फटाफट से, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करो, ठीक है, करिए। वीडियो भी होगा ऑप्शन यहाँ पे। वीडियो पोस्ट नहीं की, इसमें वीडियो दूसरी हो जाएगी, इसमें पोस्ट नहीं है, नहीं है, ऑप्शन तो भैया होता है, ऑप्शन तो। इसमें नहीं है, OBS में नहीं है, तो फिर कोई और सॉफ्टवेयर भी होता है? वो उसमें होता है।
हाँ बच्चों हो गया, हाँ भैया हो गया। हो गया। ये एक सेकंड योर लेवल आसान है ना, हाँ बहुत आसान है मतलब कुछ नहीं है ना। मैं तो करूँगा ही, मैं क्या करूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। चलिए मैं आगे शुरू। आपने जो बुक में दे रखा है ना, उसमें दो फॉर्मूले लगा के अलग-अलग सॉल्यूशन निकाले। अरे छोड़ ना उसे, मैं समझ, तू वो समझ गया ना अपने फॉर्मूला, एवरेज वाला फॉर्मूला। तो एवरेज में हो रहा होगा कंफ्यूज, लास्ट वाले में हो रहा होगा और कहीं नहीं होएगा। रिवॉर्ड लेवल में भी दो फॉर्मूले लगा रखे हैं, नॉर्मल अरे लेवल ये ऑर्डर पीरियड भैया अकाउंट्स में क्या पढ़ा था? एनपीओ और क्या पढ़ाऊंगा ये पढ़ा लूँ। हाँ हाँ आवाज को ऑन कर दो इसकी। ऑन कर दी लाला जी, ऑन कर दी, सब बच्चे सुन रहे हैं मुझे। ठीक करो। अरे शुरू करें, शुरू क्या करना है तो खत्म करो। क्यों टाइम हो गया, अभी क्या हुआ है। क्वेश्चन खत्म हो गया भैया। इसका 125 आ रहा है। हाँ भाई। अच्छा लग रहा ठीक है। देखो अब देखो सुन लो मेरी बात। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है ना, ये मुझे बताना बिल्कुल भी नहीं है, ऑलरेडी आपने फाउंडेशन के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे जरूर, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल ऑलरेडी पढ़ा था अपनी इन्वेंटरी वैल्यूएशन में, फीफो लीफो एंड वेटेड, समझ गए। तो यहाँ पर वही फीफो लीफो और वेटेड आता है हमारा, सेम फीफो लीफो वेटेड है, सेम चलेगा सब कुछ। इसमें वो भी है, क्या बोलते थे आपने कुछ किसी और को दिए थे कंसाइनमेंट। ना ना यहाँ नहीं आता, वो तो उसमें आया तुम्हारा अकाउंट्स का पार्ट है वो तुम्हारा, इसके यहाँ उसका यूज होगा इधर। नहीं इसका नहीं है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। भैया आपके इंस्टीट्यूट के दूसरे बच्चों में चलते हैं। मैं समझा कि ये याद है इन्हें। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो स्टॉक लेवल के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करे हुए हैं, मैं तो सिर्फ डिस्कस करूँगा। फीफो लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, बहुत आसान थे। ठीक है। और एक वेटेड, ठीक है। मुझे सिर्फ दो क्वेश्चन यहाँ पर है, बाकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी बुक से कर लेना, बहुत आसान है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, देखो सॉल्यूशन से समझाता हूँ इन चीज़ों को, मैं बड़े प्यार से समझ जाओगे इन चीज़ों का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन यूनिक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल बाय, है ना, जो भी ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है मटेरियल बाय की दे रखी है, अकर ड्यूरिंग 6 मंथ, 6 महीने का डेटा आपको दे रखा है। अगर तुम देखोगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये 6 महीने डेटा है। हमने हर महीने में कितनी यूनिट परचेस करी है, किस रेट में परचेस करी है, और कितनी यूनिट हमने इशू करी है, मतलब बेची, आप इशू मतलब बेची कह सकते हो, या फिर आप प्रोडक्शन में यूज इशू कर सकते हो। फिर क्या लिखा है, द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यूज दैट, वो आर्ग्यू कर रहा है किससे, तुमसे, दैट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिमेन द सेम नो मैटर, कह रहे वैल्यू जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकलेगी चाहे है ना, वो सेम आएगी, नो मैटर विच मैथड, नो मैटर विच मैथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू इज यूज, कह रहे चाहे फीफो लगा ले, वेटेड लगा ले, लीफो लगा ले, आंसर सेम आएगा तेरा। ये कहना क्या मतलब है उसका। अब टेक्निकली अभी हमें ये पढ़ के क्या लग रहा है, हमें ये पढ़ के क्या लग रहा है, ये तो बेकार की बात बोल रहा है। टेक्निकली सही बात है, बेकार की बात है, मैं कैसे सेम आ जाएगा आंसर, हमने क्वेश्चन करके देखे हुए, सेम नहीं आना चाहिए। डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं इससे, वाई और वाई नोट, क्यों या क्यों नहीं। डिटेल स्टोर लेजर आर नॉट रिक्वायर्ड, कह रहे कि प्रॉपर स्टोर लेजर बनने की कोई रिक्वायरमेंट, कभी फीफो या मतलब कह रहे कि कभी फीफो लीफो वीडियो 3-3 आंसर देने लोगों, आपको डिटेल में आंसर नहीं करना है, आपको आंसर मतलब आपको सिर्फ ये बताना है हाँ या ना, ठीक है। बात बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। आगे क्या लिखा है, असम्पशन, देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी 2014, ये असम्पशन है कि भाई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, और ऑब्वियस बात है जब दिया ही नहीं तो ओपनिंग स्टॉक जीरो ही मानेंगे, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन से समझा दूंगा बड़े प्यार से, ये क्वेश्चन तुम्हें अंडरस्टूड हो गया ना। ओपनिंग नहीं है, परचेज इतनी है, इशू कुछ नहीं करा, देखो मुझे बताओ। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक टेबल बनाई, इसमें मैंने बताया मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल, इधर देखो भाई 6 महीने लिख दिए हमने, ये है जनवरी की पहली तारीख, जनवरी का जून का आखिरी, बात क्या हो गई। यहाँ पर हमने क्या लिखा, ओपनिंग बैलेंस कितना था, यहाँ पे फिर हमने कितना परचेस करा, कितना हमने बेचा, कितना बच रहा है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस इशू इज इक्वल टू क्लोजिंग, कह सकते हैं ऐसा भाई, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, समझ में आ रहा है। तो बताओ हमारे पास ओपनिंग माल कितना था, जीरो, कुछ दिया ही नहीं है। हमने परचेज कितना करा, 200, हमें क्वेश्चन में गिवन है। इशू कितना करा था, नील था हमारा, पहले बता रहा हूँ, देख लो शायद, ये देखो आपने पहले महीने कुछ भी इशू नहीं किया था, ये बात समझ में आई नहीं आई, हाँ ये ना। तो बताइए 0 प्लस 200 माइनस 0 इज इक्वल टू 200,
और जो इस महीने का क्लोजिंग होगा वो अगले महीने का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। फिर क्या करा, परचेज, ये तुम्हें डेटा दे रखा है, इशू माइनस करा, ये 250 बच गया, यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग, ये परचेज, ये डेटा तुम्हें दे रखा है, माइनस इशू 300, कितना बचे 375, यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग, फिर परचेज, ये डेटा दे रखा है, माइनस इशू, डेटा दे रखा है, इक्वल टू 300, समझ गए, प्लस यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग, प्लस 500 माइनस इशू इक्वल टू स्टॉक कितना हो गया, 0। तो यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग 0, फिर परचेज डेटा दे रखा है, माइनस इशू 400, क्लोजिंग कितना बच रहा है 200। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, टेबल बनानी आसान थी ये वाली, ठीक है। अब क्या लिखा, इसे पढ़ो ध्यान से इसको छोड़ो, समझ जाओगे तुम। मुझे बताओ मे के एंड में क्लोजिंग कितना हो रहा है, नील। तो यानी कि अब जून में हमारे पास अगेन कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है, बोलो हाँ ये ना। जून में माल हमारे पास नया नया खरीदा गया है 600 रुपये का, और देखो जून की प्राइसिंग क्या थी ये देखना, जून में कितने रुपये में माल खरीदा गया था, 20 रुपये में खरीदा गया था, बोलो हाँ ये ना, ठीक है, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है। और 400 उसमें थे इशू करे गए, और 200 हमारे पास बच रहे हैं, क्लियर है। अब पहले हम लगाते हैं आसान मेथड, फीफो। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया वो पहले चला जाएगा। मुझे बताओ क्या जून की स्टार्टिंग में आपके पास पहले से कोई माल है, नहीं, तो ऑब्वियस बात है जून में है ही कितना माल, 600, और 600 वाला माल कितने में आया था, 20 में, तो कितने में गया, 20 में। तो जो माल बच रहा है वो किसमें बच रहा है, 20 में तो बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मैं जून में कितना माल था, पहले से तो कोई माल था ही नहीं, तो अब जून में आया कितना, 600, तो जो माल जाएगा वो 600 में से ही जाएगा। तो 600 आया था 20 पे, जाने वाला रेट भी क्या होगा 20, तो बचा हुआ रेट भी क्या होगा 20। तो फीफो के अकॉर्डिंग चलोगे तो भी माल 20 पे वैल्यू कर रहा है। एक काम करते हैं लीफो लगाते हैं। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल लेटेस्ट होता है वो पहले जाता है, हाँ ये ना। तो जून में लेटेस्ट माल कौन सा आया था, और 600 वाला माल कितने का था, 20 का, हाँ ये ना, क्लियर। तो यहीं से माल जाएगा, और इसमें पहले से माल कोई बचा हुआ, तो पुराना माल तो कुछ बचना ही नहीं है, तो माल बचेगा वो भी 20 वाला ही बचेगा हमारे पास, अगेन 20 से आ रहे 4000, सही बात है। अब वेटेड की बात करते हैं, तुम्हें याद होगा अगर हम वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करते हैं तो हर बार परचेज करने पर हमारा नया रेट आता था। जब भी परचेज करते एक नया रेट आता था, जब भी परचेज करते एक नया रेट आता था, बोलो हाँ ये ना। तो ऑब्वियस बात है नया रेट आने के लिए पहले से माल होना चाहिए और कुछ नया आना चाहिए, बोलो हाँ ये ना। वेटेड एवरेज में अगर हमें नया रेट निकालना होता था तो पहले से जो माल है प्लस अब जो आया उनको क्लब करते थे ना। तो मुझे बताओ पहले से क्या माल है, कुछ भी नहीं है, तो माल कितना आया 600, तो रेट तो वही रहेगा ना सेम 20, हाँ है ना। तो बचा हुआ जो क्वांटिटी वो 20 पे वैल्यू करेगा, तो तीनों पे आंसर क्या रहा है हमारा सेम। तो जो चीफ अकाउंटेंट है वो जो आर्गुमेंट कर रहा है वो सही कह रहा है कि हम कोई भी मेथड फॉलो कर ले वो बिल्कुल 100% सही कह रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्या है, 0 है। अगर ओपनिंग स्टॉक 0 नहीं होता तो आंसर डिफरेंट आते। तो इस केस में जो उसका आर्गुमेंट है वो सही है, हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ और होता तो हम सही होते, वो गलत हो जाता। तो यही बात यहाँ पे लिखी भी हुई है। अब आया समझ में, नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, समझ में आया ना। देखो इसको ये वही बच्चा समझ सकते हैं जिसको फीफो लीफो वेटेड करा हुआ है फाउंडेशन में, है ना। बस ये पहले बता के चल रहा हूँ, ठीक है। इससे मैं इसके पीछे काम नहीं करूँगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में तुम्हें वही बनाना है, वेटेड के अकॉर्डिंग आंसर सोल्व करना है। पढ़ो तो क्या लिखा है, द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ रिसिप्ट एंड इशू मटेरियल स्टोर इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 महीने का तुम्हें डेटा दे दिया कि तुम पे कितनी क्वांटिटी कंपनी इन मैन्युफैक्चरिंग फॉर द पीरियड ऑफ रिसिप्ट एंड इशू। ये तो तुम्हारी रिसिप्ट है, ये तो तुम्हारी रिसिप्ट है कि तुमने कब कितना माल परचेस करा, किस रेट पे परचेस करा है। देर वाला कितना माल, ये तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक दे दिया 1 तारीख वाला, 1 अप्रैल को, किस रेट पे था 4.8। ये तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है, दिस इज योर परचेस, दिस इज योर सेल, इनकी इशू, समझ गए। ये तुम्हारा इशू है, समझ गए, आसान है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बस एक चीज समझाने को यहाँ पर, इशू आर टू बी प्राइस ऑन द बेस ऑफ वेटेड एवरेज। क्या जो इशू करोगे वो किस रेट पे करोगे, तो तुम्हें वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला लगाना है, लीफो फीफो नहीं लगाना है। हालांकि लीफो फीफो से भी आ सकता है क्वेश्चन, करना चाहो तो करके देख सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए।
आ सकता है, अगर मेहरबान वाली बात है ये, आ सकता है, ये मत सोचो कि नहीं आ सकता, मेहरबान है, आए भी है ये बता के चल रहा हूँ। चाहे छोटा क्वेश्चन आया हो, क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी में डाल दिया हो, चाहे आ जाता है, ऐसा मत समझने कि नहीं आता, ठीक है ना। हमें लगता है कि जो आसान है वो सीए उसे डिजर्व ही नहीं करता, तो कई बार मेहरबान भी हो जाता है सीए। तो मैंने बोला ना मेहरबानी वाले क्वेश्चन है। द स्टॉक वेरीफायर, अब यहाँ समझना, ये जो मुझे समझाना वो ये पॉइंट है। द स्टॉक वेरीफायर ऑफ द कंपनी रिपोर्टेड अ शॉर्टेज, क्या बता रही है, मतलब 80 किलो माल शॉर्ट हुआ है हमारा, कब, 31 मई में। तो 26 तारीख के बाद 31 तारीख की, मतलब 26 और इस डेट के बीच में तुम्हें 21 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी शॉर्टेज की, समझ गए। और 60 किलो 30 जून को हुआ है, मतलब इसके बाद शॉर्टेज लगानी पड़ेगी तुम्हें। तो ये इन डेटों में तुम्हें इन डेटों को भी अरेंज करना है, समझ गए, समझ गए। डेट अरेंज करते हुए चलना ध्यान से। अब बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, इसे पढ़ो ध्यान से। द शॉर्टेज इज ट्रीटेड एज इन्फ्लेटिंग द प्राइस ऑफ रिमेनिंग मटेरियल ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टोर लेजर अकाउंट। भाई स्टोर लेजर बनाना है, तुम यहाँ पे फंस रहे होंगे, ये क्या कहना चाह रहा है। द शॉर्टेज इज ट्रीटेड एज ए इन्फ्लेटिंग, जो बच्चा मतलब उसका प्राइस। देखो शॉर्टेज के दो ट्रीटमेंट होते हैं, शॉर्टेज के दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहली बात है शॉर्टेज को ट्री कहाँ करना है। शॉर्टेज का मतलब माल गया या आया, गया, तो कौन से कॉलम में दिखाओगे, रिसिप्ट में या इशू में, इशू में। बात क्या हो गई। अब शॉर्टेज को दिखाने के दो तरीके होते हैं। शॉर्टेज तुम्हारा नुकसान ही एक तरीके से, अब ये नुकसान दो तरीके के हो सकता है, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी। और ये वाली बातें मैंने आपको फाउंडेशन के अंदर बता रखी है कि जो नॉर्मल लॉस होता है, अगर तुम इसे नॉर्मल लॉस मान रहे हो तो नॉर्मल लॉस से तुम्हारे रिमेनिंग स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। मतलब अगर ये मान के चलो, आप ये मान के चलो कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो ये डायरी है, सपोज मान लो ये डायरी है, ठीक है, क्लियर ही नहीं है। मैंने 1000, मुझे पता है कि अगर मैं 1000 डायरी का माल डालूंगा तो उसमें से मेरी 50 डायरी खराब होती ही हैं, ये है ही। तो यानी कि होनी है 50 डायरी खराब। तो यानी कि मेरा जो बिकने वाला माल है वो कितना निकलेगा, 950 यूनिट। लेकिन मैंने जो कॉस्ट है वो तो 1000 डायरी की लगाई ना, तो यानी कि मैं 1000 डायरी की कॉस्ट किस में कवर करूँगा, 950 यूनिट में कवर करूँगा अपनी। क्लियर ही नहीं है, क्योंकि जो लॉस होना ही होना है वो मेरा नॉर्मल लॉस है। तो मैंने जो 50 यूनिट्स जो है मेरी जो बेकार हुई हैं, जो मेरी 50 यूनिट्स बेकार हुई हैं वो मेरा नॉर्मल लॉस है एक तरीके से, हाँ या ना। और उस लॉस को मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी रिमेनिंग यूनिट में कवर कर रहा हूँ। लेकिन रिमेनिंग यूनिट्स की क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट इंक्रीज कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि शॉर्टेज को कैसे ट्रीट करोगे, आप इन्फ्लेट कर देना, मतलब प्राइस बढ़ा देना किसका, रिमेनिंग मटेरियल का, किसका, रिमेनिंग मटेरियल, मतलब उसका प्राइस बढ़ा देना। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे एबनॉर्मल तरीके से ट्रीट करोगे अगर आप इसे एबनॉर्मल तरीके से ट्रीट करोगे, सुनिए, अगर आप इसे एबनॉर्मल तरीके से ट्रीट करोगे तो बातों को समझना। अगर आप इसे एबनॉर्मल तरीके से ट्रीट करोगे तो आप शॉर्टेज को बिल्कुल वैसे ट्रीट करना जैसे कि आपने माल बेचा है, एक्चुअल बिका नहीं है, ये मान लेना बेच दिया, इशू कर दिया। इशू में क्या क्या लिखते हो, क्वांटिटी भी लिखते हो, प्राइस भी लिखते हो और अमाउंट भी लिख देते हो। बिल्कुल वैसे ट्रीटमेंट दे देना। आया, अब आ जाओ मैं तुम्हें सॉल्यूशन में दिखाता हूँ। ये क्लियर है थी बात, यहाँ देखना, मैं सीधा मेन मुद्दे पे आऊँगा, डायरेक्ट देखना। देखो यहाँ देखना सारे बच्चे, मई 26 में मेरे पास कितना माल बच रहा है, ये लास्ट वाले कॉलम है, बैलेंस वाला कॉलम, 2500 यूनिट बच रही है। इस रेट ये अमाउंट आ रही है और ये रेट निकल कर आ रहा है, इसको डिवाइड कर दिया मैंने इससे। आया समझ में नहीं आया, बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई नहीं आई। फिर 26 तारीख के बाद क्या हुआ, शॉर्टेज हुआ 80 यूनिट का। देखो मैंने शॉर्ट में अपनी क्वांटिटी तो मैंने कम कर दी, लेकिन ना तो मैंने प्राइस लिखा ना मैंने अमाउंट लिखी। इसे मैं एडजस्ट करूँगा कैसे कि 2500 में से 80 यूनिट चलेगी तो कितनी बची, 2420 बची मेरे पास, और प्राइस मेरा वही रहेगा। तो देख लो, जो प्राइस 2500 यूनिट का था वही प्राइस 2420 का था, यानी कि जो मैं अमाउंट कवर कर रहा था 2500 यूनिट में, अब कवर करूँगा 2420 में। तो देखो मेरे क्या हो गया, प्राइस इन्फ्लेट कर गया, समझ गए ना। 12404 को पहले 25 से डिवाइड करता, वही 12404 को 2420 से डिवाइड करके प्राइस इन्फ्लेट कर दूंगा, हाँ ये ना। लेकिन अगर मैं इसे एबनॉर्मल ट्रीट करता तो बिल्कुल ऐसे, यहाँ पर कितना लिखता था 5.09, अमाउंट भी लिखता 2420 लिखता, 5.09 ही आता।
और ये ओवरऑल अमाउंट कम हो जाती है मेरी। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? क्वेश्चन खुद बता रहे हैं तुम्हें ट्रीटमेंट कैसे देना है, नॉर्मल वाला ट्रीटमेंट देना है। सेल की तरह ट्रीट हो जाती है ना उस तरीके से। हाँ एक मैंने वही बोला ना कि एक सेल तो हमारी हुई नहीं है लेकिन वो लॉस हो गया एक तरीके से, सेल की तरह ट्रीट हो रही है, लेकिन सेल ही लॉस है वो हमारा। तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा, लॉस हो गया, प्रॉफिट कम हो गया भाई हमारा, वो हमारे पीनल में लॉस में चला गया एक तरीके से। समझिए मेरी बात, नहीं समझा? पैसा नहीं आया। इसको समझने के लिए बोल रहे कि सेल की तरह ट्रीट हो रही है, लेकिन सेल थोड़ी ना है ये एक तरीके से हमारी 80 यूनिट की जो लागत है, अगर मैं एबनॉर्मल मानता 80 यूनिट लागत मेरी लॉस में चली गई, लॉस में जाने का मतलब मेरा प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट में तो कम हो जाएगा। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है या नहीं है? समझे? ये करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सेम है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हें फीफो लगाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, लास्ट वाले बोर्ड क्या लिखा है, शॉर्टेज विल बी चार्जेस ओवरहेड। शॉर्टेज को क्या मान लेना, मतलब एक देखो ये देखो शॉर्टेज, अब यहाँ पे एबनॉर्मल की तरह ट्रीट करा गया है, ओवरहेड मान लेना, खर्चा मान लेना। समझ गए? क्लियर है? समझ गए? और ये वाला क्वेश्चन है, नहीं ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं थके। अरे 2 मिनट जो यार मुझे देखने दो। अभी 2 मिनट बेटा बता रहा हूँ। बेटा 20वां क्वेश्चन मत करना, मैं एक बार बुक में देख के बताता हूँ। आपको 19 तक के तो क्वेश्चन खत्म करने हैं, आपको 20th क्वेश्चन नहीं करना। ट्वेंटियथ नहीं करना, 21 का है फिर। नहीं सॉरी गलती हो गई। आपको 20 तक करने हैं, 21 नहीं करना, 21 नहीं करना। 21 में डाल देना क्या डाल देना, नहीं स्किप मत डालना, आप इसमें डाल देना इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। क्या लिख देना, या कॉस्ट अकाउंटिंग डाल देना, बस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये डाल देना बस, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन में 21 के अंदर जनरल एंट्री बनी, वो तुम्हें भी समझ में नहीं आएंगी। एक चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, उसकी जनरल एंट्री बनी हुई है। अभी समझ में नहीं आएगी, जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएंगी। ये एंट्री बताता हूँ, तब भविष्य में तुम सैप के ऊपर काम करोगे ना, ये एंट्री सैप पे बनती है। सैप इस लाइक का सॉफ्टवेयर, टैली की तरह सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जो कंपनी अपनी कॉस्टिंग पे काम करती है वो सैप यूज करती है, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हमारे मिसलेनियस कैटेगरी के 2 क्वेश्चन है, बस फिर ये चैप्टर दी एंड, अगली क्लास के अंदर दी एंड हो जाएगा। समझ गए? चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू लव यू, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लोगों में शेयर करें, ठीक है। बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में धीरे धीरे।